ভোটের মুখে কলকাতা পুলিশে ব্যাপক রদবদল। সরিয়ে দেওয়া হলো কলকাতা পুলিশের 3 যুগ্ম কমিশনারকে। কলকাতা পুলিশের নতুন গোয়েন্দা প্রধান সোমা দাস মিত্র। আর কোন কোন পদে রদবদল হলো জানবো আমাদের প্রতিনিধি ময়ূক ঠাকুর চক্রবর্তীর কাছ থেকে। ময়ূক, দেখো, কিছুক্ষণ আগেই ইলেকশন কমিশনের তরফ থেকে একটা নোটিফিকেশন হয়েছে এবং সেই নোটিফিকেশনে যেটা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, রূপেশ কুমার কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিটি ক্রাইম, তিনি গোয়েন্দা প্রধান ছিলেন। তার জায়গায় নতুন গোয়েন্দা প্রধান হচ্ছেন সোমা দাস মিত্র, তিনি ডিআইজি সিআইডি পদে ছিলেন। এর পাশাপাশি আরো বেশ কয়েকটা সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ হয়েছে, যেমন সুদীপ সরকার, যিনি ডিআইজি পার্সোনাল ছিলেন, তাকে কলকাতা পুলিশের নতুন জয়েন্ট সিটি হেডকোয়ার্টার মিরাজ খালিদের জায়গায় নতুন জয়েন্ট যুগ্ম কমিশনার সদর করা হয়েছে। দেবস্মিতা দাস, এই আইপিএস অফিসার, আগে কলকাতা পুলিশে কাজ করেছেন, বর্তমানে ডিআইজি এসটিএফ পদে ছিলেন, তাকে কলকাতা পুলিশের জয়েন্ট সিটি ইন্টেলিজেন্স পদে নিয়ে আসা হলো। এর সঙ্গে ভিএসআর অনন্তনাগ, স্পেশাল সুপারিনটেন্ডেন্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ ছিলেন, তাকে কলকাতা পুলিশের নতুন ডিসি সাউথ করা হলো এবং ডিসি নর্থ করা হলো। একসময় মালদার এসপি ছিলেন এবং তার পরবর্তী ক্ষেত্রে এসএসআইবি নর্থ বেঙ্গল ছিলেন প্রদীপ কুমার যাদব, তিনি কলকাতা পুলিশের নতুন ডিসি নর্থ হচ্ছেন। সৈকত ঘোষ ডিসি ভাঙড় ডিভিশন ছিলেন, তাকে কলকাতা পুলিশের নতুন ডিসি সাউথ ইস্ট ডিভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং প্রশান্ত চৌধুরী, এই আইপিএস অফিসারকে ডিসি ইস্ট ডিভিশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বেশ কয়েকজন ডিসি তো চেঞ্জ হয়েছেন যারা ছিলেন, কিন্তু তার পাশাপাশি কলকাতা পুলিশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট যুগ্ম কমিশনার সদর এবং যুগ্ম কমিশনার ক্রাইম, এই দুটো পোস্টেই কিন্তু রদবদল হয়েছে। কলকাতার নতুন গোয়েন্দা প্রধান হচ্ছেন সোমা দাস মিত্র, যিনি ডিআইজি সিআইডি পদে ছিলেন, এবং নতুন জয়েন্ট সিটি হেডকোয়ার্টার হচ্ছেন তিনি সুদীপ সরকার, ইনি এর আগে ছিলেন মিরাজ খালিদ, এবং জয়েন্ট সিটি ইন্টেলিজেন্স পোস্টে ছিলেন সৌম্য রায়, তাকেও কিন্তু সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। কলকাতা পুলিশের নতুন জয়েন্ট সিটি ইন্টেলিজেন্স হচ্ছেন দেবস্মিতা দাস। ধন্যবাদ ময়ূক। मेरे सभी सरकारी कर्मचारी भाई बहन, ये मोदी आपको गारंटी देता है, यहां हमारी सरकार बनने के बाद बंगाल के सभी सरकारी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन दिया जाएगा। साथियों, बंगाल के युवाओं की मदद के लिए बीजेपी ने पूरा खाका खींचा है। बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने हजारों रुपये की मदद, भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को मदद और अपना कारोबार करने के लिए भी युवाओं को सरकारी मदद। बीजेपी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रही है। साथियों, बंगाल के राजवंशी समाज की, संथाल समाज की, जनजातीय समाज की, पूरे बंगाल और भारत की प्रगति, इस प्रगति में इन समाजों की बहुत बड़ी भूमिका है। चुरका मुर्मू जी, जीतू संथाल जी, ऐसे अनेक नायकों का हम पर बहुत बड़ा कर्ज है, उनके जीवन पर हमारा गर्व है। बीजेपी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया, ताकि देश आदिवासी समाज के योगदान को याद रखे, उसे प्रेरणा ले। साथियों, हमारा निरंतर ये प्रयास है कि आदिवासी क्षेत्रों का तेज विकास हो। आदिवासी समाज दशकों तक माओवादी आतंक से प्रभावित था। हमारी सरकार ने माओवादी आतंक से आदिवासी समाज को करीब करीब मुक्त करा दिया है। माताएं मुझे आशीर्वाद दे रही है, उनके बेटे सालों के बाद घर वापस आए हैं। बीजेपी आदिवासी समाज के हर स्तर पर भागीदारी बढ़ा रहा। हमारे मुख्यमंत्री आदिवासी है, मंत्री आदिवासी है, और बीजेपी ने पहली बार
एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद के लिए चुना है। असम में हमारी पहली सरकार बनी तो पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। उड़ीसा में हमारी पहली सरकार बनी तो पहला मुख्यमंत्री आदिवासी बना। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी बना। झारखंड में पहली बार सरकार बनी, आदिवासी मुख्यमंत्री बना। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। एक तरफ बीजेपी ट्राइबल समाज का सम्मान करती है, वहीं टीएमसी ट्राइबल समाज के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कुछ समय पहले बंगाल में संथाल समाज के कार्यक्रम में आई थी, लेकिन टीएमसी ने न संविधान की मर्यादा रखी और न ही आदिवासी समाज का मान रखा और न ही देश की माताओं बहनों का सम्मान रखा। और इसलिए माताओं बहनों का अपमान करने वाली, आदिवासी समाज का अपमान करने वाली, संविधान का अपमान करने वाली टीएमसी को सबक सिखाना है। सिखाओगे? टीएमसी को सबक सिखाओगे? साथियों, टीएमसी कभी आदिवासी क्षेत्रों का उन्नयन नहीं कर सकती। मैं आपको पीएम जनमन योजना का उदाहरण देता हूं। देश के हर राज्य में आदिवासियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार इस योजना पर करीब 25,000 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। पास में उड़ीसा में ही जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पीएम जनमन योजना के तहत आदिवासियों के 30,000 से अधिक घर बने हैं। त्रिपुरा में भी ट्राइबल समाज के लिए 16,000 से ज्यादा घर बनाए गए। लेकिन यहां टीएमसी की आदिवासी विरोधी सरकार ने पीएम जनमन योजना के तहत जानते हैं कितने घर बनाए? बताओ। 0 पूरी तरह शून्य। एक भी घर नहीं बनाया। पैसे भारत सरकार देती है। आदिवासी समाज से इनकी दुश्मनी क्या है? पक्का घर भी देने को तैयार नहीं है। साथियों, आपके जीवन में पानी की कमी से कोई संकट ना आए, इसलिए मोदी घर घर नल से जल पहुंचाने में जुटा है। बीजेपी शासित राज्यों में इस योजना के तहत भी अच्छा काम हो रहा है। बिहार में 95% यानी करीब करीब हर घर तक नल से जल पहुंच चुका है। त्रिपुरा में 85% घरों तक नल से जल पहुंच चुका है। वजह यही है क्योंकि वहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार है। बंगाल के मेरे भाइयों और बहनों, यहां आपके घर में नल लगे, नल से जल आए, इसके लिए भी दिल्ली से पैसा भेजा गया है। लेकिन ये निर्मम सरकार उस पर बैठ गई है। बंगाल में अभी भी गांव की करीब करीब आधी आबादी ऐसी है जहां नल का कनेक्शन नहीं है। आप बीजेपी को लाइए, बीजेपी सरकार यहां घर घर नल भी लगाएगी और जल पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर देगी। ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मोदी की एक और गारंटी आपको याद रखनी है। मतुआ
नामशूद्र ऐसे हर शरणार्थी परिवार को, सभी परिवारों को संविधान के तहत पूरा हक मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। और जो घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों को पूरे भारत में से बाहर खदेड़ा जाएगा। बंगाल बीजेपी ने भी इसकी पूरी तैयारी की है। सीएए कानून के तहत हर शरणार्थी की तेजी से सहायता की जाएगी। साथियों, बीजेपी पश्चिम बंगाल को फिर से वैभवशाली बनाने के लिए मैदान में है। इसलिए इन सभी साथियों के लिए ये जितने मेरे उम्मीदवार हैं, आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपका समर्थन मांगने आया हूं। आपने 35 साल लेफ्ट को दिए, 15 साल टीएमसी की निर्ममता को दिए। एक मौका मोदी को, एक मौका बीजेपी को देकर देखिए। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे। Thank you.